हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाथ डिफेंस एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो आपकी समर वैकेशन चल रही हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा जीएस का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, उसी की हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ हम पिछली जो क्लासेज हमारी हुई हैं, इसमें भी हम क्वेश्चंस की हेल्प से चीज़ों को सीख रहे हैं। तो जो आज हमारी क्लास होने वाली है, ये भी क्वेश्चंस ही हैं जीएस के, जनरल साइंस के। लेकिन आज के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, इनका लेवल पिछली क्लासेस के मुकाबले थोड़ा अप होने वाला है, जिससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस को लेकर के या किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के, वो और अच्छी हो जाए, ताकि एग्जाम्स में कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसको अच्छे से कर सकें। क्लियर है? तो सभी बच्चों को क्लासेस किस तरह की लग रही हैं, ये आपने हमें बताना है। अगर सेशन या क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना है, और जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं इनका आंसर अपने हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। ये हम आपसे बार बार बोलता हूं मैं, कि इससे क्या है कि आपका रिवीजन होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन के बारे में सोचोगे सोचोगे तो पिछली जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हमें याद आएंगी और वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी, ज़्यादा अच्छे से हम उनको अंडरस्टैंड समझ पाएंगे चीज़ों को। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। बहुत ही जीरो लेवल क्वेश्चन है, सभी बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है इसके बारे में भी पता होना चाहिए ना। अगर आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं हमारे, इनके बारे में पता होगा तो आप तुरंत बता दोगे कि क्वेश्चन क्या है। तो इसलिए बार बार आपसे बोला जाता है कि जो भी टर्म्स है हमारी साइंस के अंदर, वो हमें पता होनी चाहिए। जो भी वर्ड्स आते हैं उनका मतलब पता होना चाहिए। क्लियर है? तो करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लॉयन इज ए, कि जो शेर होता है वो क्या है? पैरासाइट, क्या वो पैरासाइट है? कार्निवोर, क्या वो कार्निवोर है? तो आप सबको पता होगा पैरासाइट क्या होता है, कार्निवोर क्या होता है। ओमनिवोर, तो क्या वो ओमनिवोर है? नेक्स्ट है हर्बीवोर, क्या लॉयन हर्बीवोर है? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि लॉयन इन चारों में से किस कैटेगरी के अंदर आएगा। कि लॉयन को हम इन चारों में से किस क्लास के अंदर रखेंगे। क्लियर है? तो चलिए करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चे, बिल्कुल वो है हमारा कार्निवोर। क्या है? कार्निवोर। कि जो लॉयन होता है, शेर होता है, वो कार्निवोर है। क्या है? कार्निवोर। अब कार्निवोर क्या होता है? जो इसको खाता है, फ्लैश या मीट को खाता है। जो फ्लैश या मीट खाएगा उसको हम कार्निवोर बोलते हैं। तो लॉयन जो शेर होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो घास खाता है, रोटी खाता है। वो क्या खाता है? मीट खाता है। इसलिए वो किस कैटेगरी के अंदर रखा है हमने उसको? कार्निवोर के अंदर रखा हुआ है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सेकंड, कार्निवोर। अब हर्बीवोर के बारे में हम बता चुके हैं आपको कि हर्बीवोर क्या होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स आपने हमें बताना है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। ओमनिवोर क्या होंगे? जो क्या है, सब कुछ खाते हैं, जो मीट भी खाएंगे, प्लांट भी खाएंगे, और प्लांट से जो प्रोडक्ट मिलते हैं या एनिमल जो प्रोडक्ट हैं सभी को कंज्यूम करेंगे। उनको हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं? ओमनिवोर्स के अंदर रखते हैं। इसका एग्जाम्पल सिंपल है, ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमन बीइंग, वो ओमनिवोर है। क्या है? ओमनिवोर है। तो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, और एनिमल्स भी खाते हैं, मीन्स मीट प्रोडक्ट भी खाते हैं। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा सभी को, तो लाइक करें जरूर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल देखिए, फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। कि जो हमारा फंगस होता है उसकी जो सेल वॉल है
कल बताया था हमने, क्वेश्चन किया था कि 4 ऑप्शंस थे कि किसमें सेल वॉल नहीं होती, जिसका आंसर था एनिमल सेल, तो उसमें फंगस सेल भी था। तो जो फंगस होती है, हमारी फफूंदी होती है, उसकी सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो सेल वॉल है किसकी, फंगस सेल की, वो सेल वॉल किस चीज की बनी होती है। ये ऑप्शंस दिए हैं, सेलुलोज, पैक्टिन, काइटिन, प्रोटीन, कि इन चारों में से किस चीज का वो बना होगा, जो फंगस की सेल वॉल है वो किसका बना होगा इन चार ऑप्शंस में से। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता होगा, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। हाँ जी, चलिए, पहला ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा है पैक्टिन, तीसरा है काइटिन, 4 है प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है काइटिन। कि जो फंगस की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और जो प्लांट होता है हमारा, प्लांट सेल वॉल होती है, जो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होगी वो बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की। क्लियर है, प्रोटीन की बनी नहीं होती सेल वॉल। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि जो फंगस की सेल होगी उसके ऊपर जो कवरिंग होगी, सेल वॉल जो होगी, वो किस चीज की बनी होती है। काइटिन एक सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है, इस काइटिन का बना होता है फंगस की सेल वॉल। क्लियर है, और जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और स्मॉल अमाउंट ऑफ पैक्टिन, थोड़ा सा उसके अंदर क्या होगा, पैक्टिन प्रेजेंट होगा। क्लियर है, तो समझ आ गया होगा सभी को ये क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन पता होगा, बहुत बार पढ़ा भी है। क्या है क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर मेड बाय, क्या लिखा है इसमें, मेड बाय, कि कौन प्रोटीन को बनाता है, कि प्रोटीन को कौन बनाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा दे रखा है राइबोसोम्स, तीसरा दे रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फोर्थ है क्लोरोफिल। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए कि इन चारों में से कौन सा सेल का कंपोनेंट है, कौन सा सेल का ऑर्गेनल है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है या प्रोटीन को बनाता है। क्लियर है, तो जल्दी से बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अंदर। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है सेल का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा राइबोसोम्स। क्या है, राइबोसोम्स। कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं इसको। किसको, राइबोसोम्स को, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। क्लियर है, क्यों, क्योंकि राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन को बनाना। राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन को बनाना। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जहां पर, एक जगह है जहां पर जूते बन रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कौन सी फैक्ट्री है, जूतों की फैक्ट्री है, क्योंकि वहां पे क्या बन रहे हैं, जूते बन रहे हैं। तो इसी तरह से जो राइबोसोम जो प्लेस है, जगह है, कंपोनेंट है सेल का, वहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्या चीज बन रहा है वहां पर, प्रोटीन बन रहा है। इसलिए जो राइबोसोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का क्या कहते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। क्लियर है, अब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या है, इसके कई काम होते हैं। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कौन सा होगा, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे वो कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसका मेन जो काम है वो यही है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हैं,
तो ये प्रोटीन को बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। बाकी जो SCR है मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या है? तो जो लिपिड होता है ना, लिपिड फैट, उसका फॉर्मेशन करता है। लिपिड का फॉर्मेशन करेगा कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है बच्चों? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कौन सा होगा? जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर प्रेजेंट नहीं होंगे राइबोसोम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे हम SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? बाकी क्लोरोफिल का आपको पता ही है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है? तो ये कहां पर पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर। ग्रीन जो प्लांट्स होंगे उनकी लीव्स के अंदर पाया जाता है, और इसका काम क्या है? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लियर है बच्चों? तो सभी को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कि जो प्रोटीन होती है हमारी उसको कौन बनाता है? राइबोसोम्स हेल्प करते हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर। इसलिए राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। क्लियर है? और आपने हमें बताना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको सेल का क्या कहते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से सुनना है बेटा, ध्यान से। ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं फोन को लेकर के, तो ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है। क्या है? द टिप ऑफ द टंग, जो हमारी जीभ होती है, जीभ की जो टिप है, आगे वाला हिस्सा है, हैज टेस्ट बड फॉर, तो उसमें जो टेस्ट बड होती हैं जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है, स्वाद का पता चलता है कि कोई चीज नमकीन है, खट्टी है, मिर्च वाली है, किस टाइप की है। तो जो हमारी टिप होगी टंग की, मान लीजिए ये हमारी टंग है, तो टंग की जो ये टिप है, आगे वाला हिस्सा है, इस पर जो टेस्ट बड होंगी, जो टेस्ट बड होंगी उनको वो कौन सी होंगी? किस टेस्ट के लिए टेस्ट बड होंगी? किस टाइप का टेस्ट पता चलेगा उन टेस्ट बड से हमें? तो वो बिटर, बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा, सोर मीन्स खट्टा, सॉल्ट मीन्स नमक वाला जो होगा, नमकीन। तो जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आगे वाला हिस्सा है टिप का, टिप वाला हिस्सा है हमारी जो टंग का, उस पर जो टेस्ट बड प्रेजेंट हैं उससे हमें कौन सा टेस्ट पता चलता है, कौन सा स्वाद पता चलता है? तो बताइए जल्दी से। बिटर, स्वीट, सॉर, सॉल्ट। बिटर मीन्स कड़वा होता है, स्वीट का पता ये मीठा, सॉर मीन्स खट्टा, और सॉल्ट मीन्स नमक वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है स्वीट। कि जो आगे वाला हिस्सा होगा ना हमारी टंग का, जो ये टंग है हमारी, टंग का जो टिप वाला हिस्सा है ये वाला, इस पर जो टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं वो किसके लिए होती हैं? स्वीट के लिए। किसके लिए प्रेजेंट होती हैं? स्वीट के लिए। और बाकी जो हिस्से हैं वो किसके लिए हैं? आइए उनको भी देखते हैं। ये टिप वाला हो गया, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला, ये साइड वाला, ये पीछे वाला है, ये साइड में पीछे वाला, और ये साइड का आगे वाला। क्लियर है? तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है हमारा, ये बिटर टेस्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? बिटर। बिटर क्या होता है? कड़वा। जो कड़वा टेस्ट हमें आता है वो जो हमारी टंग है उसके पीछे वाले हिस्से से, जो पीछे वाला हिस्सा है इससे पता चलता है। और जो साइड में पीछे वाला हिस्सा है, साइड में भी पीछे वाला हिस्सा, उससे हमें क्या पता चलता है? सोर टेस्ट का, मीन्स खट्टा जो टेस्ट होगा किसी भी चीज का उसका पता चलेगा। दोनों तरफ की बात हो रही है, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ की। तो ये जो साइड में पीछे वाला हिस्सा है वो सोर टेस्ट को बताता है, और जो साइड में आगे वाला हिस्सा है उससे हमें सॉल्टी टेस्ट का पता चलता है। जो भी नमक वाली चीज, नमकीन जो टेस्ट आता है वो हमें साइड फ्रंट वाला हिस्सा जो है उसका उससे पता चलता है।
ये जो हिस्सा है साइड में आगे वाला जो हिस्सा है, साइड में आगे वाला जो हिस्सा है टिप के थोड़ा पीछे साइड में, इससे हमें सॉल्टी टेस्ट का पता चलेगा, नमक वाले टेस्ट का पता चलेगा। क्लियर है? जो टिप वाला हिस्सा वो किसके लिए होता है? स्वीट टेस्ट के लिए होता है, मीठे टेस्ट के लिए होता है। क्लियर है? समझ आ गया होगा सभी को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी को पता होगा ये, पहले क्वेश्चन को समझना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रो बॉडी वेस्ट फ्रॉम इट्स बॉडी बाय ए प्रोसेस कॉल्ड। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जब उनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी तो उस दौरान जो वेस्ट बनेगा, जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, जो वेस्ट बना है, उसको बॉडी के अंदर तो स्टोर करेंगे नहीं, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया तो वो हमारे लिए जहर का काम करेगा, टॉक्सिन का काम करेगा। क्लियर है? इसलिए उसको हमने टाइम टू टाइम, समय से समय पर बॉडी के बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन भी हमारा यही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको अपनी बॉडी से जो बाहर निकालते हैं, तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? बॉडी से बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो जल्दी से बताइए अपना आंसर कि क्या होगा। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या दे रखा है? रेस्पायरेशन। क्या दे रखा है? रेस्पायरेशन। दूसरा दे रखा है एक्सक्रीशन, तीसरा दे रखा है डाइजेशन, और फोर्थ दे रखा है रिप्रोडक्शन। तो इन चारों में से कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है? वो प्रोसेस क्या कहलाती है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है जल्दी से कमेंट कीजिए। क्लियर? तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एक्सक्रीशन। कि बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है बेटा? एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन को हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन, जिसका मतलब वही है कि जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर बना है उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन कहलाएगा। क्लियर है? उसमें उसके बाद क्या रेस्पिरेशन क्या है? सांस लेना, जिसमें क्या होगा कि जो हमारा फूड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो टूटेगा और उसके अंदर जो एनर्जी है वो निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, जिससे हम अपने डेली जो काम है, एनर्जी चाहिए बॉडी को, तो वो एनर्जी हमें किसके थ्रू मिलती है? रेस्पायरेशन के थ्रू मिलती है। क्लियर है? अब डाइजेशन है। डाइजेशन क्या होगा कि जो हमने फूड खाया है, जो खाना खाया है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, जटिल फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको हमारी सेल्स क्या है? एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, सोख नहीं सकती, वो सेल के अंदर नहीं जा सकता। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, तोड़ना, सिंपल बनाना उस फूड को, तब जो प्रोसेस हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? उसको हम डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेशन, पाचन कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है कि अपना ही जैसा ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो अपने जैसा ही कोई अपना छोटा बच्चा प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है? समझ आ गया होगा सभी को। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो जो हमारा एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है
कि जो वाटर है वो गिरता है कहां पर, अर्थ के सरफेस पर, जमीन पर। किस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में गिरे, चाहे वो रेन की फॉर्म हो, बारिश हो, स्नोफॉल हो, बर्फ गिरे, या फिर हेल, ओले ओले पड़े, तो किसी भी फॉर्म में जब पानी जो है वो अर्थ के ऊपर गिरता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। फिर से ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें जो पानी है वो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बारिश की फॉर्म में आए, या स्नोफॉल की फॉर्म में आए, बर्फ गिरे, या फिर ओले पड़े, किसी भी फॉर्म में, कहां से, आसमान से जमीन पर आ रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर जो ऑप्शन है हमारे वो क्या है, सब्लिमेशन, पहला ऑप्शन दे रखा है सब्लिमेशन, दूसरा है प्रेसिपिटेशन, तीसरा है इवेपोरेशन, और फोर्थ है कंडेंसेशन। तो इन चारों में से इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जिस प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर है वो आसमान से जमीन पर आता है किसी भी फॉर्म में, चाहे बारिश की फॉर्म में आए, बर्फ की फॉर्म में आए, या फिर ओले की फॉर्म में आए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। जल्दी से बताइए हमें आंसर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा प्रेसिपिटेशन। क्या है, प्रेसिपिटेशन, कि चाहे बारिश हो, ओले पड़े, बर्फबारी हो, किसी भी फॉर्म में पानी जमीन पर आ रहा है ऊपर से, आसमान से, छत से नहीं कि टंकी भर गई है उससे पानी छत से नीचे गिर रहा है, वो प्रेसिपिटेशन नहीं कहलाएगा। कहां से गिरना चाहिए, आसमान से, तभी उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अब सब्लिमेशन क्या होता है, इस ऑप्शन को भी देखते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई भी सॉलिड, कोई भी ठोस पदार्थ है हमारा, वो डायरेक्टली किस में बदल जाए, गैसियस फॉर्म में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तब जो प्रोसेस होती है उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है। क्लियर है। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है कि जो हमारा गैस है या वाटर वेपर है, कुछ भी है, जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, किस फॉर्म में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जैसे हमने फ्रिज से क्या निकाला, पानी की बोतल निकाली है, उसको बाहर रख दिया, तो जो पानी की बोतल है उसके ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं। वो पानी की जो बूंदें आती हैं वो कहां से आती हैं, क्या बोतल के अंदर से वो बाहर की तरफ आ गई हैं, लेकिन बोतल तो बंद है, तो बाहर ऐसे तो आई हैं, तो वो कहां से आई हैं, तो जो वाटर की, पानी की जो बूंदें बोतल के ऊपर आ गई हैं, वो कंडेंसेशन की हेल्प से आती हैं। क्या होता है कि जो हमारी हवा है, एयर है, इसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी है, तो जैसे ही वो एयर ठंडे बोतल के कांटेक्ट में आएगी, संपर्क में आएगी, तो जो एयर के अंदर वाटर वेपर है, ठंडा होते ही वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, पानी के अंदर बदल जाएगा, और वो पानी कहां पर आ जाएगा, बोतल के सरफेस पर आ जाएगा। तब जो ये प्रोसेस हुई है, तब इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्लियर है बच्चों। इवेपोरेशन आप हमें बताइएगा कि इवेपोरेशन क्या होता है कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये हम प्रीवियस क्लासेज में आपको बता चुके हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है बच्चों, तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में फिर से करा देंगे। क्लियर है। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस का मजा उठा सकें। क्लियर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा लगभग, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो हम करेंगे ही ना। क्वेश्चन क्या है, वाटर फ्रीजेस एट, कि जो पानी है वो जम जाता है कब, किस टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर हमें पूछा है। टू ए सॉलिड स्टेट, ठोस बन जाता है। जब बर्फ जमता है तो बर्फ क्या है, सॉलिड है। तो यही पूछा है कि जो बर्फ जमती है, बर्फ बनती है पानी की, वो किस टेम्परेचर पर बनती है, या जो पानी है वो किस टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। ये हमारा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस टेम्परेचर पर जो पानी है वो जम जाता है। क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताइए कि इन चारों में से जो टेम्परेचर दिए गए हैं, इन चारों में से किस टेम्परेचर पर जो हमारा पानी है वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। क्या दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड है 10 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है 0 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत अच्छे। तो इसका जो आंसर है करेक्ट, वो हमारा क्या है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा तो जो पानी है वो जम जाएगा और किस में बदल जाएगा? बर्फ के अंदर बदल जाएगा। क्लियर है? तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर पानी जम जाता है और किस में बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर कहेंगे। तो जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है या टेम्परेचर है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कि इस टेम्परेचर पर हमारा जो पानी है वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है और किस में बदल जाता है? बर्फ के अंदर बदल जाता है। क्लियर है? अब एक होता है बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज बॉयल होती है, उबलती है, उस टेम्परेचर को, उस चीज का, उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। तो जो पानी होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि वाटर फ्रीजेस एट विच टेम्परेचर, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज व्हाट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। या फिर पूछ लेंगे व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, और वाटर बॉइल्स एट व्हाट टेम्परेचर, कि पानी किस टेम्परेचर पर उबलता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, याद करने वाला क्वेश्चन है। क्लियर है? तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर होता है पानी का, वो हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा पानी है वो उबल जाता है और उबल करके क्या बनाएगा? वाटर वेपर बनाएगा, भाप बनाता है। क्लियर है? समझ आ गया होगा? याद करने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या याद रखना आपको कि फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना है वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना। सभी को पता होगा गोइटर। क्या लिखा हुआ है? गोइटर। गोइटर का एक डिजीज है, बीमारी है, जिसमें क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। स्वेलिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ग्लैंड है, कौन सी? थायराइड ग्लैंड, वो क्या है? सूज जाती है, फूल जाती है। तो जो फूलना है, इसी स्वेलिंग को हम थायराइड गोइटर बोलते हैं। तो ये किसकी कमी से होता है? अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक, कि किसकी डेफिशिएंसी से हमें गोइटर होता है, जिसमें क्या होगा कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, जो कहां पर प्रेजेंट है? हमारे थ्रोट के अंदर, गले के अंदर प्रेजेंट है, वो स्वेल हो जाती है, सूज जाती है। तो जो स्वेलिंग होती है, गोइटर होता है, वो किसकी कमी से होता है? ये क्वेश्चन हमें पूछा है। क्लियर है? तो जल्दी से अपना आंसर हमें बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि किस चीज की कमी से, किस चीज की डेफिशिएंसी से जो गोइटर है वो होता है। तो देखते हैं ऑप्शंस को बारी बारी से।
जो पहला ऑप्शन है वो क्या दे रखा है हमें, आयरन, क्या दे रखा है, आयरन। दूसरा है आयोडीन, तीसरा है फॉस्फोरस और फोर्थ है पोटेशियम। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर है जो इसका बच्चों वो है आयोडीन। कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से, आयोडीन की कमी से जो हमें गोइटर हो जाता है, जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होगी, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है गले में, वो सूज जाती है, स्वेलो हो जाती है, फूल जाती है। इस बीमारी को हम गोइटर कहते हैं। और ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। क्लियर है। बाकी अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, तो हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है या ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल्स का, वो कम ज्यादा हो जाएगा, वो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। फॉस्फोरस किस लिए चाहिए, एटीपी जो होते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जिसको हम कहते हैं, तो एटीपी बनाने के लिए फॉस्फोरस का जरूरत पड़ता है। क्लियर है। तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। क्लियर है। तो जो गोइटर है एक डिजीज है जिसमें क्या होगा, एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होगी वो स्वेलो हो जाएगी, फूल जाएगी, सूज जाएगी, उसी को हम गोइटर बोलते हैं। और किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर है। तो आप नमक आता है घर में तो उस पर लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, कि ऐसा नमक जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, आयोडीन युक्त नमक होता है वो। क्लियर है। एडवर्टाइजमेंट आता है बहुत ज्यादा, टाटा नमक, टाटा आयोडाइज्ड नमक, टाटा आयोडीन युक्त नमक। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल, बेसिक और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा, इज नॉट ए मिल्क प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, ऐसी चीज नहीं है, इन चारों में से कौन सी जो किससे नहीं बनती, दूध से नहीं बनती। जो मिल्क होता है, दूध होता है, उससे इनमें से कौन सी चीज नहीं बनती। क्लियर है। तो जो हमारे ऑप्शन है वो क्या है, चीज, बटर, क्या है, चीज है, बटर है, हनी है और योगर्ट है। तो इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा चीज है जो किससे नहीं बनता, मिल्क से नहीं बनता, दूध से नहीं बनता। तो जल्दी से बताइए, आप सभी को पता होगा कि कौन सा प्रोडक्ट है इनमें से जो किससे नहीं बनता, दूध से नहीं बनता। तो चलिए, हाँ बिल्कुल आंसर है बेटा करेक्ट, वो है हनी। क्या है, हनी। कि जो हमारा शहद होता है वो दूध से थोड़ी बनता है, वो हमें किससे मिलता है, जो हमारी मधुमक्खियां होती हैं उनसे मिलता है। जो हमारा हनी है, शहद है, वो हमें दूध से थोड़ी मिलता है, वो हमें किससे मिलेगा, जो हमारी हनी भी होती हैं। हनी भी क्या होती हैं, मधुमक्खी, मधुमक्खियों से मिलता है। क्या बोलते हैं इनको, मधुमक्खी। तो ये हमें हनी बी से मिलता है। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो चीज हो, चीज पता है ना, चीज अलग होता है, पनीर अलग होता है। तो चाहे वो चीज हो जो बहुत जगह यूज होता है आजकल, सैंडविच हो, पिज्जा हो, अलग अलग जगह पर यूज होता है। बटर, मक्खन, मिल्क प्रोडक्ट है। क्लियर है। योगर्ट, योगर्ट पता है आपको, योगर्ट एक दही जैसा ही प्रोडक्ट होता है। क्लियर है। तो वो योगर्ट भी किससे बनता है, मिल्क से बनता है। तो केवल जो हनी है वो मिल्क से नहीं बनता, वो हमें किससे मिलता है, हनी बी से मिलता है। क्लियर है। समझ आ गया होगा क्वेश्चन सभी को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, कि कौन सी चीज है जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, जो नीचे ऑप्शंस लिखे हुए हैं इनमें से।
कि मिल्क के अंदर कौन सा चीज नहीं पाया जाता? प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि कौन सा चीज, कौन सा सब्सटेंस, कौन सा मॉलिक्यूल मिल्क के अंदर प्रेजेंट नहीं होता? तो जल्दी से अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है? विटामिन सी। कि जो हमारा मिल्क होता है, जो हमारा मिल्क होता है, दूध होता है, उसके अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? केसिन प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर। तो मिल्क के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम भी मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए डॉक्टर जो होते हैं या कोई भी है वो बच्चों को क्या बोलते हैं कि दूध पीना चाहिए जरूर। उससे क्या होगा? हमारे कैल्शियम मिलेगा और उससे हमारी हड्डियां जो हैं मजबूत होंगी। क्लियर है? तो कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है किसके अंदर? मिल्क के अंदर। मिल्क के अंदर बच्चों विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है, और ये भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए दूध जरूर पीना चाहिए। क्लियर है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या है कि मिल्क के अंदर क्या चीज नहीं प्रेजेंट होती? इनमें से क्या एब्सेंट होता है? विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होती, बाकी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है? समझ आ गया होगा आप सभी को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो विटामिन के क्वेश्चन है कि विटामिन की डेफिशिएंसी से, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, किस विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज फाइलोक्विनोन? कि कौन सी विटामिन है जो क्या है? फाइलोक्विनोन कहलाता है, या किस विटामिन का साइंटिफिक नेम फाइलोक्विनोन है? तो अगर आपको साइंटिफिक नेम्स याद होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है? तो करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कि किस विटामिन का साइंटिफिक नेम फाइलोक्विनोन है। हाँ, तो चलो देखते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ए? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो है विटामिन के। कि जो विटामिन के होती है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? फाइलोक्विनोन है। तो साइंटिफिक नेम्स याद होने चाहिए, और किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है ये पता होना चाहिए, और कौन सी विटामिन किस चीज में हेल्प करती है ये पता होना चाहिए। क्लियर है? और उनका सोर्स क्या है कि कौन सी विटामिन हमें किस चीज से मिलती है, तो कुछ सोर्सेज भी पता होना चाहिए। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, चाहे वो मिलिट्री का एग्जाम हो, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, चाहे वो RIMC का एग्जाम हो। क्लियर है बच्चों? तो जो हमारा विटामिन के है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। अब बाकी जो विटामिन है इनका साइंटिफिक नेम क्या है? तो जो विटामिन सी होती है बच्चों, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टी खाने की चीजें हैं, सभी के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है। जैसे आंवला होता है उसके अंदर विटामिन सी होता है, संतरा है, नींबू है, इन सभी के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है। क्लियर है? उसके बाद है विटामिन डी। तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्लियर है? और विटामिन डी हमें किससे, अगर हम धूप सेक रहे हैं, धूप में बैठे हैं, तो हमें विटामिन डी मिल जाएगा। क्लियर है? और हमने विटामिन डी अभी देखा कि मिल्क के अंदर भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है। विटामिन के का तो साइंटिफिक नेम क्या है?
फाइलोक्विनोन। और विटामिन के किस में हेल्प करता है? खून को, जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, खून को जमने में हेल्प करेगा। जब हमें चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है, तो उससे ब्लड बाहर बहता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ब्लड निकलना, बहना बंद हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है, वहां पर खून का धक्का जम गया है, जो बाकी ब्लड को और बाहर नहीं आने देता। तो जो विटामिन के है हमारी, वो ब्लड क्लॉटिंग में ही हेल्प करती है। क्लियर है? अब विटामिन ए का साइंटिफिक नेम आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि जो विटामिन ए होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, और दूसरा इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम भी आपने हमें बताना है। कौन सी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, ये भी आप हमें बताएंगे। क्लियर है? तो ये विटामिन के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि विटामिन कौन सा विटामिन है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और विटामिन का काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ये भी पूछा जाता है। तो समझ आ गया होगा सभी को ये क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, याद करने वाला क्वेश्चन है वैसे भी। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल? लाइटेस्ट मतलब हल्की, कि सबसे हल्की जो धातु है, सबसे हल्की जो मेटल है, इन चारों में से वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है मरकरी, दूसरा लिथियम, तीसरा लेड, फोर्थ सिल्वर। तो जो करेक्ट आंसर है जल्दी से बता दीजिए। आप सभी को पता है कि जो लाइटेस्ट मेटल है, सभी मेटल्स में सबसे हल्की जो मेटल है वो कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिथियम। क्या है करेक्ट आंसर हमारा? लिथियम। कि जो लिथियम होती है वो हमारी लाइटेस्ट मेटल है, सबसे हल्की मेटल है। कौन सा? लिथियम। और जो हमारा लेड है वो हैवी मेटल के अंदर आता है। क्लियर है? तो मरकरी जो है वो एक ऐसी मेटल है, मरकरी ओनली मेटल है, अकेली ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर, मीन्स जितना नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर किस फॉर्म में पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। लिक्विड किस, कब? एट रूम टेम्परेचर। कि नॉर्मल तापमान जो होता है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है घर का, रूम का, उस टेम्परेचर पर जो मरकरी है वो अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। बाकी जितनी भी मेटल्स होती है हमारी, सभी सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। क्लियर है? और मरकरी आपने देखा भी होगा कहां पर यूज होता है? जो थर्मोमीटर्स होते हैं ना हमारे, जिससे हम क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो उस थर्मोमीटर के अंदर मरकरी भरा रहता है। क्लियर है? तो जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है तो मरकरी का लेवल क्या होता है? ऊपर हो जाता है थर्मामीटर के अंदर। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि कौन सी इन चारों में से सबसे हल्की मेटल है। सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? लिथियम जो मेटल है हमारी, वो लाइटेस्ट मेटल है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन? डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ विच एलिमेंट? कि जो डायमंड है वो किसका एलोट्रोप है, किसका प्रारूप है? एलोट्रोप क्या होता है? जब कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो जो अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग जो रूप हैं, उसको उस एलिमेंट के क्या कहेंगे? एलोट्रोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो डायमंड है हमारा, हीरा, क्या डायमंड, हीरा, वो किसका एलोट्रोप है? किसका एलोट्रोप है? तो ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। जल्दी से अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि जो हमारा डायमंड है वो किसका एलोट्रोप है, किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है? बिल्कुल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है? कार्बन।
कि जो कार्बन होता है वो एलोट्रोपिक फॉर्म, उसका एलोट्रोप है कौन? डायमंड। कि जो कार्बन होता है उसके 3 एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, 3 एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है कार्बन। वो 3 एलोट्रोप्स क्या क्या हैं? एक तो हमारा हो गया डायमंड, क्या हो गया? डायमंड, हीरा। दूसरा क्या हो गया बच्चों? ग्रेफाइट। जो पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है, जो लेड होता है, वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। तीसरा होता है बच्चों फुलरीन। क्या होता है? फुलरीन। तो ये 3 एलोट्रोप्स हैं कार्बन के जो पाए जाते हैं। एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है फुलरीन। तो जो डायमंड है वो किसका एलोट्रोप है? कार्बन का एलोट्रोप है। और जो डायमंड होता है हमारा, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है? डायमंड जो है नेचर में पाए जाने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर, की सबसे कठोर, सबसे हार्ड मटेरियल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा उस क्वेश्चन का वो क्या है? डायमंड। कि जो डायमंड होता है ना वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो नेचर के अंदर पाया जाता है। और डायमंड किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है? डायमंड किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है? कार्बन का फॉर्म है। क्लियर है? तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। क्लियर है? और जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नॉन स्टिकी, बिना चिपकने वाला कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना बनाने के जो बर्तन हैं जिसमें कुछ चिपकता नहीं है, आर कोटेड विद, कि जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं हमारे जिसमें कोई चीज चिपकती नहीं है, तो उस बर्तन पर किस चीज की कवरिंग होती है, किस चीज की कोटिंग होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। आजकल आते हैं ना फ्राई पैन वगैरह है, उन पर किस चीज की कोटिंग होती है जिसकी वजह से, जिसमें वो खाना जब पका रहे हैं हम, वो चिपकता नहीं है? तो ऑप्शंस क्या है हमारे? पहला पीवीसी, दूसरा टेफलॉन, तीसरा ब्लैक पेंट, फोर्थ है पॉलीस्टाइरीन। कि इनमें से, इन चारों में से किस चीज की कोटिंग होगी उस बर्तन पर जिसमें पकाते टाइम में कुछ चिपकता नहीं है, वो नॉन स्टिकी होते हैं? तो करेक्ट जो हमारा आंसर है बच्चों वो है टेफलॉन। कि जो बर्तन होते हैं, नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं, उनके अंदर किस चीज की कोटिंग होती है? टेफलॉन की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से उस बर्तन पर कोई खाना बनाते टाइम चिपकता नहीं है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? टेफलॉन। किस चीज की कोटिंग होगी? टेफलॉन की कोटिंग होती है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन क्या है, बार बार पूछा जाता है बच्चों कि जो नॉन स्टिकी यूटेंसिल होंगे, बर्तन होंगे, उस पर किस चीज की कोटिंग होती है? टेफलॉन की कोटिंग होती है। इसी की वजह से उसमें कुछ बनाते टाइम, खाना पकाते टाइम वो खाना उस पर चिपकता नहीं है। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव ए कोटिंग ऑफ। कि गैल्वेनाइज्ड आयरन एक आयरन होता है, कि गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होगा उस चीज पर किस चीज की कोटिंग होती है, किस चीज की कवरिंग होती है, तब हम आयरन को क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलेंगे। तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? लेड, क्रोमियम, जिंक, टिन। कि इन चारों में से किस चीज की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, तब वो आयरन क्या कहलाता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन कहलाता है। जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू गैल्वेनाइज्ड आयरन बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं?
गैल्वेनाइजेशन कहते हैं कि गैल्वेनाइजेशन के थ्रू एक सब्सटेंस की कोटिंग, एक मटेरियल की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर, तब वो आयरन क्या कहलाएगा? गैल्वेनाइज्ड आयरन कहलाएगा। तो कौन सा है वो मटेरियल जिसकी कोटिंग की जाती है? जिंक। क्या है वो? जिंक। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? थर्ड ऑप्शन, जिंक। कि आयरन के ऊपर जब जिंक की कोटिंग कर देते हैं तब वो आयरन कहलाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन। और जिंक की कोटिंग चढ़ाना आयरन के ऊपर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है? आयरन के ऊपर जिंक की कवरिंग चढ़ाना, कोटिंग चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और गैल्वेनाइजेशन के बाद जो आयरन बनता है उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्लियर है? समझ आ गया होगा सभी को। तो जिंक की कोटिंग क्यों चढ़ाते हैं? जिंक की कोटिंग क्यों चढ़ानी है? जिंक की कोटिंग चढ़ाने से तो जो जंग लगता है, रस्टिंग होती है आयरन की, वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जो हमारा आयरन है वो अच्छा क्वालिटी का बन जाता है। इसलिए जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है आयरन के ऊपर। कौन सी प्रोसेस कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? तो सभी को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसेस को भी पूछा जाता है और किस चीज की कोटिंग चढ़ाई जाती है, कवरिंग चढ़ाई जाती है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। क्लियर है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, यही लास्ट क्वेश्चन हमारा। 15 क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। क्लियर है? क्वेश्चन के हेल्प से ही हम चीजों को सीख रहे हैं। क्वेश्चंस की हेल्प से ही हम कॉन्सेप्ट को भी सीख रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो समझ नहीं आएगा कुछ भी। अगर आपने इस टाइम पर ध्यान दे दिया, अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो जो हमारे एग्जाम्स होगा, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हम इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। उस पर अपना जो सफलता है उसको हासिल कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को हम पास कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ध्यान देना है, केवल कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन 4 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 2 दिन बिल्कुल नहीं पढ़े। लेकिन कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई करनी है, तभी चीज़ें अच्छे से समझ में रहेंगी, हमारे दिमाग में रहेंगी, और तभी हम किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो कैसा लगा सेशन आपको? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताइए कि हमारा जो सेशन है, क्लास है, आपको कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। फिर उसी की हम नेक्स्ट क्लास आपको कराएंगे। तो उम्मीद है सभी को अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज हम यहीं पे अपनी जो क्लास है उसको ऑफ करते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।